ऐसे हंसते हुए फोटो आएगी, सब लोग बोलेंगे हंस रहे हैं पंडित लोग, देखो वहाँ चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं संजय शर्मा, दिल्ली तक पर दिल्ली से दिल की बात आपके साथ मैं हाजिर हूं। मेरे साथ हमारे दो मेहमान हैं और आज की सबसे बड़ी घटना पिछले 10 घंटे से या पिछले 3 दिनों से जो रायता फैला हुआ था, अब धीरे धीरे समेटने पे आ रहा है। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने वाले चमका रहे हैं, लेकिन जो पिट गए वो तो पिट गए। 5 साल पहले हम जिन वकीलों के हाथों पिटे, आज हम वहीं खड़े थे और हमने वहां से वकीलों से बात की, क्योंकि उन्हीं में से कई वकील ऐसे भी थे जो हमसे बात करने वाले, जिन्होंने हमें 5 साल पहले उसी अदालत के परिसर में पीटा भी था, तब भी हम उनके साथ थे। आज जब पुलिस के हाथों वो पिटे हैं तब भी हम उनके साथ हैं, या उन्होंने पुलिस को पीटा। दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, लेकिन अब सारे आला अधिकारी सोच रहे हैं कि इन आग को कैसे बुझाया जाए, रायता जो फैलाया है उसे कैसे समेटा जाए। मेरे साथ जानी मानी वकील हैं, मेरे साथ ईशानी शर्मा, और इस तरफ वेदभूषण जी हैं। वेदभूषण जी पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, एसीपी रह चुके हैं, और ईशानी वकील हैं। ईशानी से हम बात करते हैं, जिस तरह से वकीलों ने ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वकील आमतौर से लोगों के वर्दी पर या कपड़ों पर स्याह दाग लगते हैं, लेकिन जहां स्याह चोगा वहां कौन से दाग लगते हैं? आपको क्या लगता है? संजय जी, मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगी कि सरकारी अथॉरिटी से अपना काम कर रहे पुलिसकर्मी से एक इंडिविजुअल नागरिक का विवाद हुआ। उस इंडिविजुअल नागरिक के विवाद से भड़क कर उसके कुछ इष्ट मित्रों ने जो है वो बाकी के पुलिस महकमे पे हमला किया, नहीं किया, वो सब जुडिस है। पर जब आप बार बार ये कहते हैं कि वकीलों ने पीटा, वकीलों से हम पिटे, तो जो आइडेंटिटी ग्रुपिंग है जिसके खिलाफ हमें होना चाहिए कि इंडिविजुअल की गलती है, वो किसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो हम वकील जैसे मैं भी वकील हूं, तो मुझे लगा अच्छा वकीलों ने पीटा, अच्छा वो वकीलों से पिटे, तो इससे मेरे और आपके बीच में एक जो सौहार्द का भाव है वो खत्म हो रहा है कि आप वकीलों से पिटे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हमें अपनी गलती माननी चाहिए। हमारे आसपास इर्द गिर्द का कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो हमें उसे एडमिट करना चाहिए। फोर्स का इस्तेमाल करना सिर्फ एक प्रोफेशन को अलाउड है, परमिटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय ऑल द अदर लॉज। वो है पुलिस सेविंग द आर्मी। बिल्कुल सही। और किसी ने अगर फोर्स का इस्तेमाल किया है एज अ सिविलियन, मैं किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकती। लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के प्रोसेस में यूज ऑफ फोर्स सॉवरेन ने पुलिस को दे रखा है, तो उन्होंने उनका फोर्स जस्टिफाइड है कि नहीं, ये तो मैटर फॉर इंक्वायरी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया वो तो गलत ही होगा। बिल्कुल सही। ये आपका नजरिया है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपके इस नजरिए का हम दूसरी चीज इसका सम्मान करते हैं। एक बात मैं अपनी और पूरी करूंगी कि हमें जो भी कोर्ट प्रेमाइसेस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हम दिन भर ये कहते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की आंखों में सब बराबर हैं, तो हमें उस बात पे, चूंकि हम वकील हैं, क्योंकि हम कानून की किताबें बाकियों से थोड़ी ज्यादा पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का और ध्यान रखना चाहिए। भाई, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, वो भी जाके किसी कोर्ट में बैठी थी, वो भी जज के सामने गई थी। तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है सिर्फ इसलिए कि आप कोर्ट परिसर में हो, कि कोई व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए कुछ कानून बना रहा है या कुछ कानून बता रहा है, जिसकी डिटेल्स वे जी बेटर बताएंगे, वो हम उससे इस बात पे विवाद कर सकें कि आप हमारे आंगन में आके हमें कानून कैसे समझा सकते हैं। कानून वो कहीं भी समझा सकते हैं। जी, ईशानी जी ने जो पक्ष रखा उसे देख के मैं तो दंग हूं। मुझे लगा था ये वकीलों की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इंसाफ की बात की। हालांकि मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता कि इतने साल का मेरा कोर्ट रिपोर्टिंग का अनुभव ये कहता है कि कानून की निगाह में सब बराबर। ये किताबों में लिखना और पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अंदर घुसकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि छू के मत देखना, हर रंग उतर जाता है। वहाँ आपको लगता है कि कानून की निगाह में भी बड़े और छोटे का भेद है, काले और गोरे का भेद है।
किसी एक आदमी को जघन्य अपराध किया हो, उसको अदालत का दिल कर जाए तो तुरंत उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन कोई आदमी पूरा जिंदगी भर घिसटता रहता है, वो जेल के अंदर 50-30 साल जेल में रहने के बाद अदालत कहती है कि साहब इसके ऊपर तो जुर्म साबित नहीं हो पाया, तो इसे बाइज्जत बरी करते हैं। तो भेद ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल बराबर हैं। हाँ, कहने में तो अच्छा लगता है कि सब नागरिक के बराबर अधिकार हैं, कानून की निगाह में सारे बराबर हैं। अगर मेरा सिर्फ ये जबानी जमा खर्च नहीं है, कानून की निगाह में सब बराबर होते तो हमारे न्यायाधिपति, न्याय अधिकारी सिर्फ घायल वकीलों से मिलने नहीं जाते, उन घायल पुलिस वालों से भी मिलने जाते जो उसी दुर्घटना में घायल हुए थे। मेरे हिसाब से खून सबका एक जैसा है, खून का रंग एक है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे सिर्फ घायल वकीलों से मिलने गए क्योंकि उनको पता है कि वकील प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं और पुलिस वाले डाक से वोट देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में यह बात सामने आती है कि न्यायाधिपति हो या सत्ताधिपति हो, साहिब मसनद, उन सारे लोगों ने जो किया है, एक शक की गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है और इस शक का फायदा उन पुलिस वालों को मिलना चाहिए जो कानून शक का फायदा देता है। एक पॉइंट है मेरा, मैंने कहा कि न्याय के लिए कानून की नजर में सब बराबर है। हाँ। न्यायालय की नजर में सबको बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। हाँ। ये बात उतनी ही सत्य है जितना कि इस पृथ्वी का होना। कानून की नजर में सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून को इंप्लीमेंट करने वालों की नजर में सब कितने छोटे बड़े, मोटे पतले, अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरे काले हैं, ये आपको अधिकार देता हूं मैं कि आप इसका फैसला करें। हम इस पूरी घटना पर जिस तरह का रायता फैला, जिसपे फिसल के लोग गिर रहे हैं, इधर काले कोट वाले भी, खाकी वर्दी वाले भी, सबका कहना कि हमारे ऊपर ज्यादती हुई, हमारे ऊपर ज्यादती हुई। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो ये बोले या तो पुलिस के महकमे से या वकीलों के महकमे से कि साहब जो दोषी है सबको सजा दो। वो कहते हैं जो पुलिस वालों ने हमें पीटा है सबको सस्पेंड करो, फास्ट ट्रैक अदालत में इस मामले की सुनवाई करो, 1 हफ्ते में जांच पूरी करो, महीने भर में ट्रायल पूरा करो और उसके बाद जिसको जहां लटकाना है वहां लटकाओ। वकीलों का यह कहना है। पुलिस वालों का कहना है ये वकील साहब तो हमारे ऊपर बहुत जोर जुल्म करते हैं और इनको सजा दो। ये कोई क्यों नहीं कहता कि इस मामले में जो भी दोषी है उसको सजा दो, अगर कानून की निगाह में सारे बराबर हैं तो। और कुछ दिन में ये सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये जांच पूरी होगी तो चीजें तो बिल्कुल सामने आके गिरेंगी। देखिए, ईशानी शर्मा ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस सारे मामले का विश्लेषण किया है। जिस तरह से ये मामला स्टार्ट हुआ, ये मामला इतना छोटा था कि ये मामला वहां तक पहुंचता ही नहीं जिस तरह से ये पहुंच गया है। पुलिस और वकील आमने सामने की स्थिति में आ चुके हैं। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। इससे पहले भी 1988 के अंदर जब किरण बेदी डीसीपी थी तब भी इस तरह का मामला हुआ था। वो एक इंडिविजुअल इंसिडेंट था, उसको इंडिविजुअल इंसिडेंट ना बना के पुलिस वर्सेस किरण बेदी, इंडिविजुअल, केवल किरण बेदी उसमें टारगेट थी। मैं भी मौजूद था, उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, कोर्ट में गया हूं, कमीशन के सामने गया हूं। पर उस मामले के अंदर एक एडवोकेट साहब जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज के लड़कियों के लाउंज के अंदर एक पर्स चोरी करते पाए गए थे, उन्होंने उस लड़की के लिए XYZ जो भी लड़की थी उनके क्या रिलेशन थे, क्या मैटर थे, वॉशरूम के अंदर जाके उनके लिए जो गंदी बातें लिखी थी, ये मैटर वहां से शुरू हुआ था। ये मैटर वहीं खत्म हो सकता था। ये मैटर पार्किंग का था, ये मैटर यहीं सुलझाया जा सकता था। वकील साहब जिनसे हम उम्मीद करते हैं कानून का, ये हमारी भी मदद करते हैं वकील। सारे वकील खराब नहीं है, केवल एक कम्युनिटी को रंग दे दिया गया है कि सारे वकील खराब है। नहीं, बहुत ही बेहतरीन किस्म के वकील हैं जिनसे हम खुद मदद लेते रहे पुलिस वाले। और सारे वकील यदि अच्छे होते तो चिदम्बरम साहब आज जेल में ना होते। और बहुत सारे वकील हैं जो आज की डेट में जेल में पड़े हुए हैं। बहुत सारे पुलिस का दामन पे भी दाग हैं, तो आपके दामन भी साफ नहीं है। अपने दामन को भी चेक कीजिए। एसीपी साहब, प्रेमपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामले जो कोर्ट कचहरियों में आते हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी होते हैं और राजनीतिक रूप से भी। तो उस पर तो अदालत का काम है ये तय करना कि कौन स्याह है, कौन सफ़ेद, कौन निर्दोष है, कौन दोषी। लेकिन जो ये छोटा सा विवाद पार्किंग का, ईशानी जी, पार्किंग का विवाद यहाँ तक बढ़ा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक पक्ष ही सरासर जिम्मेदार है। वकील साहब ने
मैं वकीलों के प्रति बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहूँ, वकील साहब ने, वो इतने साल से अदालत आ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि हवालात के आगे उन्होंने गाड़ी पार्क क्यों की। अगर उन्होंने कहा तो उनका यह दावा है कि मैंने तो चाबी दे दी थी पुलिस वालों को, जा भाई तो उठा के ले जा। हो सकता है उन्होंने इस अंदाज में दिया कि तेरी हिम्मत हो तो उठा के ले जा। हाई रिस्क, वहां पर हाई रिस्क प्रिजनर्स आते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आते हैं, वहां पर क्रिमिनल्स आते हैं, हार्डेंड क्रिमिनल्स आते हैं लॉकअप के अंदर। लॉकअप के अंदर मैं वर्दी के अंदर नहीं जा सकता हूं क्योंकि वहां पर मेरी ड्यूटी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मैं वर्दी में नहीं जा सकता हूं, यदि मैं एसीपी पार्लियामेंट हूं तभी नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में ये मैंडेट है और इसी तरह लॉकअप में मैंडेट है। यदि वहां पर कोई अटैक होता है या इस तरह की सिचुएशन होती है, उनको मैंडेट है कि वो फायर करें, किसी भी तरह से उस एरिया को प्रोटेक्ट करें। तो मुझे नहीं लगता, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और ये जांच की प्रक्रिया है जिसके बाद पता लगेगा कि फैक्ट क्या थे। पर यदि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया है तो वो स्थिति वो सारी आकलन के बाद ही तय की जा सकती है। अभी इस नतीजे पर पहुंच जाना कि वकील को एम करके गोली जानबूझ के मारी गई केवल क्योंकि वो वकील है इसलिए मारी गई, ये बिल्कुल एक गलत मैसेज जा रहा है। ये एक स्पेसिफिक इंस्टांस है, ईशानी ने इसको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर क्या हुआ, क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि उन एएसआई साहब को फायरिंग करनी पड़ी? और फायरिंग एयर में फायरिंग हुई है, डायरेक्ट उनको कोई हिट नहीं किया गया। वो जो स्प्रिंटर्स थे वो छत से रोटेट होकर उनकी चेस्ट में लगे हैं। ये इंडिविजुअल उनकी लड़ाई नहीं है और मेरी लड़ाई भी वकीलों के साथ इंडिविजुअल नहीं है। हम लोग सब सत्य ट्रुथ के लिए लड़ते हैं। कोर्ट में किस लिए जाते हैं? पुलिस और एडवोकेट जुडिशरी का एक स्तंभ है। कोर्ट हमसे उम्मीद करती है कि हम न्याय तक पहुंचाने में उनकी मदद करें, केवल वी आर असिस्टिंग द कोर्ट। यदि हम इस तरह से आमने सामने आ जाएंगे तो जुडिशियल सिस्टम चरमरा जाएगा और सारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएगा। बिल्कुल ये कंडेम करने के योग्य है जो भी हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है ये जांच का विषय है। एडवोकेट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना हड़ताल वापस लें, तभी एक ट्रस्ट जमेगा कि हाँ वो भी इतना हम हमारे साथ हैं और वो भी इस चीज में सहयोग कर रहे हैं। वो हड़ताल करते रहें, वो पीटते रहें, हम पिटते रहें, ये इसी वजह ये आज ये स्थिति आन पड़ी है। मैंने 35 साल के अंदर इस तरह का आक्रोश कभी पुलिस जन के अंदर नहीं देखा है। ये एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है और उसी के तहत ये काम करती है। दुनिया भर के स्टैंडिंग एसओपी बनी हुई है, पुलिस मैनुअल्स बने हुए हैं। और मैं आपको फिर बताता हूं शर्मा जी, जितना स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस वाले के खिलाफ होता, अभी इसी मामले में देख लीजिए, एकदम से स्पेशल सीपी के धड़ को अधड़ कर दिया गया, हटा दिया गया। स्पेशल सीपी नेक्स्ट सीपी के बाद होता है। क्या वो रेस्पॉन्सिबल थे इस तमाम चीजों के लिए? ठीक है, एएसआई का वो अपनी पावर से एक्सीड कर गया तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो। आप यदि उसने गोली चलाई थी तो वहां पर 30 यारी कोर्ट के अंदर पूरी दिल्ली के जज बैठते हैं जिनको सेशन जज बोलते हैं। एक ही जज होते हैं पूरी दिल्ली के, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप थाने के अंदर जा सकते हैं। पर कानून, जस्टिस ढींगरा ने कमेंट्स किया है, आप अखबार देखिए, संडे को उन्होंने लिखा है कि वकील कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जस्टिस ढींगरा जो बड़े जाने माने जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर साहब ने, आप उनको दोबारा गूगल करके देखें, उसमें लिखा है एक मैटर के अंदर मोहित चौधरी एडवोकेट के अंदर उनको प्रेशराइज किया गया। बड़े बड़े एडवोकेट्स उस गलत वकील के साथ खड़े हुए, लास्ट में उन्होंने ये लिखना पड़ा कि वकील इतना जजों को प्रेशर करते हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए। इससे ज्यादा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतना प्रेशर महसूस करते हैं। और ये फैक्ट है, मैंने 35 साल में देखा है जजों को जिस तरह से प्रेशर और टॉर्चर किया जाता है वकीलों के कुछ समूह द्वारा, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। मैंने कोर्ट में खड़े होकर महसूस किया है जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स जिन हालातों में काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह काम करना। और वकील उनके खिलाफ कितनी बार डिमॉन्स्ट्रेशन पर, और दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बड़े बड़े क्लेम करती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान में किसी वकील के खिलाफ आज तक कोई बार काउंसिल ने कोई एक्शन लिया हो तो आप मुझे गूगल करके कल बता दीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार एसोसिएशन से ये जानकारी मांगी है कि जिन वकीलों के नाम उन वीडियोस में आ रहे हैं उनके नाम बताए जाएं ताकि बार काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन ले सके और जांच आगे बढ़ा सके। लेकिन मेरे आगे बड़ी अजीब सी स्थिति है क्योंकि ईशानी जी कानून की बातें कर रही हैं, कानून का पक्ष रख रही हैं, और प्रेम प्रकाश जी, वेद भूषण जी ये रख रहे हैं पुलिस का।
अब वकीलों के लिए वकालत मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सारे दिन, हालांकि हम पिटते भी हैं उनसे, लेकिन बस खाली एक मैं ये बताना चाहता हूं कि वकीलों का ये कहना है, अब दोनों तरफ से बातें कि वो पीटते रहे और हम पिटते रहे, तो इससे तो समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन वकीलों का ये कहना है कि क्या पुलिस अधिकारी को उस समय, अगर वकील हिंसक हो गए थे या घुसना चाहते थे, क्या उनको आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे? क्या उसके बाद वेट करके या फिर रबर की गोलियां नहीं चला सकते थे, या फिर उन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे? अचानक फायर किया, किसके आदेश से फायरिंग हुई? और जब उसने हवा में फायर करना था तो गोली किसी को लगी कैसे? क्या पुलिस का निशाना इतना कच्चा है? अगर कच्चा है तो एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं की गई? जो वकील घायल हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एफआईआर दर्ज करके अभी तक सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, जांच शुरू हो जानी थी, वो सारी चीजें क्यों नहीं हुई? दर्ज हो चुकी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उसमें 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आज जो मोटरसाइकिल पर, बाइक पर साकेत कोर्ट का दिखाया जा रहा था, उसमें भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन तमाम की इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, नहीं, वकीलों का कहना है कि हमारे वकील घायल हुए, उसमें तो अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ पुलिस की तरफ से एफआईआर हो चुकी है, उसमें भी एफआईआर हुई है। ईशानी, आप अपना पक्ष बताएं, फिर सवाल लेते हैं। जी, तो मेरा मतलब जैसा कि वेदभूषण जी ने कहा, मैं इनसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं ये बात फिर से कहूंगी कि हम जो फड़ों में बट रहे हैं, तो आप और हम, वो उन्होंने ये किया, हमने ये किया, वो हम, क्या वो मारते रहे, हम पिटते रहे? कौन है वो और कौन है हम? जो आपने अभी कुछ देर पहले वो पॉइंट उठाया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं जेल में, और बाद में पता चलता है कि इन पे तो जो मुकदमा था वो जी साबित ही नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको जघन्य अपराधों के लिए भी तुरंत छोड़ दिया जाता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है भाई? इसमें कहीं आपका लीगल सिस्टम का लकूना है कि ये हो रहा है। इसके लिए 2 बहुत मजबूत स्तंभ हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और वकील। मैं ये बात पुनः कहूंगी और ये निवेदन पुनः करूंगी कि हमें साथ में मिलकर पीसफुली कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा लीगल सिस्टम इससे ना चरमराए। ये जो हुआ है, ये जो ब्रॉल है, ये 2 कम्युनिटीज के बीच का ब्रॉल नहीं है। इससे पूरा नुकसान इससे लीगल सिस्टम का, जो बात आपने कही, वो आबादी के चलते, पढ़ाई लिखाई में कमी के चलते, ये रिफॉर्म्स इतने दिन में उतने स्पीडी नहीं हो पाए, पर हम अपने आने वाले भविष्य से तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्पीडी हो। मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी एक घंटी है कि सरकार इतने दावे करती है कि हमने ये कर दिया, शेर मार दिया, हाथी उलट दिया, बाघ पलट दिया। सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं फिर आगे बढ़ेंगी, फ्यूचर में ना बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स तय करने पड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन केवल राजनीतिक है। अब जो दिल्ली पुलिस, उसको हेड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। माननीय अमित शाह बहुत मजबूत किस्म के गृह मंत्री माने जाते हैं। अब मौका आ गया है कि वो खुद इस मामले में इंटरवीन करें और कोई ऐसा स्थायी सॉल्यूशन निकालें। जो ये क्राइसिस आज खड़े हो गए हैं, पुलिस रोड पर आ गई है, वकील स्ट्राइक पर चले गए हैं, अब इसका सॉल्यूशन कोर्ट भी नहीं कर पा रही है, तो इसका राजनीतिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यही इसका एक रास्ता बचता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ कहा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि करेगी जरूर। सवाल? हाँ, आप कुछ कहें? मैं कह रही हूं कि मतलब वकालत, वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मानती हूं कि दोनों बातें मैं मानती हूं। मैं ये भी मानती हूं कि पुलिस को सिर्फ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि पुलिस को ही सिर्फ अधिकार है संवैधानिक रूप से यूज ऑफ फोर्स का, और किसी ने अगर फोर्स यूज किया है तो वो गलत है, वो आउटराइटली गलत है। उसके बाद जो भी तथ्य सामने अभी तक आए हैं, अभी तक पूरे तो आए नहीं हैं, जो भी आए हैं, जो भी वीडियोस देखे हैं, जो भी वो हमने देखे हैं, उसमें ये लग रहा है कि वो जो डीसीपी मैम हैं उनके ऊपर कोई हमला हो रहा था। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस 106 आईपीसी, उसका अगर हम इलस्ट्रेशन 1 देखें तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई आपकी ओर कोई मॉब बढ़ रहा है और आपको एक पोटेंशियल थ्रेट हो रहा है, तो आप जो भी आपको फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स दिखता है वो कर सकते हैं। भाई आपकी ओर कोई मॉब बढ़ रहा है, उस समय क्या सही यूज ऑफ फोर्स होगा? जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हर इंडिविजुअल को है, वो वहां बैठी उस महिला को भी तो था।
और वो वीडियो में जो सामने आया है उसमें पुलिस वालों का, वकीलों का ये कहना है कि साहब ये देखो मीडिया ने एक तरफा दिखाया है, जब वकील घुस के कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, जब पुलिस ने जो किया वो नहीं दिखा रहे। आप उन्हें वकील ना कह के उन्हें वो 5, 6, 7, 10 लोग रही, हाँ, वो जो मॉब ने किया है, वो वकील यही वाले तो वो लोग हैं निशानी, जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उनकी वकालत कर रहे हैं, क्योंकि पेशा वकालत। मैं यही बता रही हूँ कि मॉब पार्टी बन गए, मॉब मैंने अब पहले भी ये बात कही है कि दुनिया में सबसे बड़े जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, देश में सबसे बड़ी आज तक आप उठा के देख लीजिए हुए हैं, वो सर नोज मच बेटर, हाँ, सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक पर्सनल ब्रॉल से शुरू हुई है। ये इंडिविजुअल्स का ब्रॉल है। एज अ सिविलियन मैं लॉ की अवहेलना नहीं कर सकती, मैं कानून नहीं तोड़ सकती, तो एज अ सिविलियन जो कानून तोड़ेगा वो दोषी है, वो पिटेगा, वो दोषी है। हाँ, इसमें अब दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को 3 बजे पुलिस के जो एफआईआर है और जो उनका मुकदमा है उस पर सुनवाई करेगा। तो ये बहुत क्रूशियल सुनवाई होगी, जिससे आगे की दिशा और दशा इस मुकदमे की पता चलेगी कि आखिर क्या चाहते हैं लोग। फिलहाल पुलिस इस जुगत में लगी है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर पर आक्रोशित पुलिस अधिकारी और जवान वहां मौजूद हैं उनको समझा बुझा कर घर भेजा जाए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। हाँ, राहुल त्रिपाठी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर आदमी को, सिर्फ एडवोकेट और पुलिस ही क्यों, हमें आपको भी, हमें और आपको भी कानून को मानना चाहिए, क्योंकि कानून का राज है। राज किसी, इन लोगों का राज तो 5 साल आता है, 5 साल में चला जाता है, लेकिन कानून का राज हमेशा रहता है। इसलिए कानून का राज ही हमें मानना चाहिए। लैंड ऑफ द लॉ, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग, हमारे धर्म, हमारे मजहब, हमारी सोच, हमारा सब कुछ दोयम है, सिर्फ हमारा संविधान, हमारा कानून सबसे ऊपर है, क्योंकि उसी से सारी चीजें। हाँ, अगला सवाल। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। डागर साहब, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आप दिल्ली पुलिस के साथ रहना चाहें, लेकिन हम किसी के भी साथ नहीं है, और हम सबके साथ हैं। मैं, मेरी तरफ से धन्यवाद। हम किसी के भी साथ नहीं है, हम सबके साथ हैं, क्योंकि जो चीजें सामने होंगी, हम तो आईने की तरह हैं। तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो देखेगा वही दिखलाएगा। तो हम तो उस फॉलोअर के, उस अभी कुमार, देखिए ये बड़ी पुरानी बात है। ये कहा जाता, सरदार पटेल जब इस देश के गृह मंत्री थे तो उनके वर्ड्स ये थे कि जिस देश की पुलिस कमजोर होती है वो देश कमजोर हो जाता है, वो स्टेट कमजोर हो जाता है। ऐसे लोह पुरुष सरदार पटेल के वो शब्द याद रखे जाने चाहिए। जिस स्टेट की पुलिस, जिस देश की आर्मी और पुलिस कमजोर हो गई, उस देश का पतन उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा और धरातल से भी नीचे जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश की पुलिस को मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा मनमाना और उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। आपको जो शक्तियां दी गई हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको शक्तियां नहीं दी गई हैं। डंडा हाथ में दिया है आपको, हवलदार जरूर बनिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पर जुल्म कर लिया जाए। और दादा बनने के लिए नहीं दिया जाता, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को सही दिशा में लाया जाए। और वो भी जैसा आपके ऊपर भी ये है कि डंडा और शक्ति का प्रयोग सबसे आखिर में करना चाहिए, उससे पहले तो हम आप समझदार नागरिक हैं। तो उसमें दोनों, अगर वर्दी वाले और बिना वर्दी वाले भी दोनों नागरिकों के समान अधिकार हैं, तो मेरा मानना है कि डंडे का प्रयोग बाद में करना चाहिए। तो आपके साथ इसीलिए कहते बल, बुद्धि और विद्या तीनों का संगम हो जाए, तभी जाकर पुलिस का नाम सार्थक होता है, जैसा हनुमान जी थे। सुमित पांडे हैं, वो कह रहे हैं कि सुमित पांडे, अफसोस होता है जब ऐसे पढ़े लिखे लोग आपस में झगड़ा करते हैं। आने वाले पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत दुखद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पढ़े लिखे लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रायता फैलाते हैं, और जब उनके विवेक का दीपक बुझता है तो फिर वो भी ऐसे ही अंधे हो जाते हैं, और फिर वो कर बैठते हैं जिस पर बड़े लोग बड़े काम करते हैं लेकिन गलतियां भी करते हैं, तो बड़ी होती है। देखिए, जो ये एएसआई साहब थे, कांस्टेबल से प्रमोट होकर एएसआई बनता है, उसकी क्वालिफिकेशन आप देखिए 10वीं 12वीं क्लास होता है। एक वकील होता है, ग्रेजुएशन के बाद में LLB की डिग्री हासिल करता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर, समाज के अंदर जो उसका बिहेवियर होगा एक 10वीं 12वीं पढ़े लिखे आदमी से ऊपर के लेवल का होगा। बिल्कुल ये सही सुझाव है कि जो एक एएसआई है उससे या सिपाही से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, पर हाँ, एक वकील, एक पढ़े लिखे वकील से जरूर उम्मीद की जा सकती है कि अपनी पावर को एक्सीड ना करे।
सर लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एएसआई के पास गन है तो वो उनकी पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उनको देश का संविधान गन देता है और उन्हें उस गन को चलाने का विवेक उनके पास होना चाहिए। तभी उनको, नहीं तो वो फिर नालायक हैं। फिर ऐसे आदमियों के तो बंदर के हाथ में उस तरह दे दीजिए, फिर उसके बाद तो वो जो मन आए वो करे। इसीलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो बल बुद्धि और विद्या का संगम जरूरी है, नहीं तो फिर मामला तो ऐसा ही हो जाएगा। हिमांशु जी, गलती दोनों की है, ये मामला बहुत कम हद तक सुलझ सकता था। हाँ बिल्कुल, हम भी ये मानते हैं कि इसमें एक बार जांच हो, और जांच हो कि जो भी दोषी है उसको सजा जल्दी मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे फिर एक तो समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। ये हाँ, किसी विद्वान ने कहा भी है कि जब बड़ों के झगड़े में बच्चे और बच्चों के झगड़े में बड़े पड़ जाते हैं तो मामला खराब ही होता है। हाँ, अगला सवाल। अनुज पांडे है, वो कह रहे हैं गोली चलाना बिल्कुल गलत है। अनुज पांडे जी, बिल्कुल हम भी ये मानते हैं कि गोली चलाना गलत है, दूसरे उपाय किए जा सकते थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि उस समय वकीलों का भी कहना है, मतलब वकीलों का मतलब जो भी इंसान जिसने वकालत पढ़ी है, जिसने लॉ पढ़ा है, उसका भी ये कहना है कि गोली चलाना बिल्कुल गलत है। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। गोली चलाने की भी हमारे इंडियन पिनल कोड में प्रोविजंस हैं कि आप फोर्स किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो आप ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि गोली चलाना गलत है। ये सबजुडिस है, ये अभी प्रूव होना बाकी है कि गोली उन्होंने किस सिचुएशन में चलाई, किन हालातों में चलाई। जैसा कि मैंने कहा, किसी एक का पक्ष नहीं, वो सब आएगा, वो सब जांच का विषय है। वो सब एक न्यायाधीश के अंडर में जांच पर है, उस पर हमें कमेंट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने गोली चलाने की भी सिचुएशंस हैं और गोली चलाना भी एट टाइम्स जस्टिफाई हो सकता है। मैं ये बता, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहूंगा, ऐसे हालात पैदा हुए हैं पुलिस वालों को, उनको स्टेट पे गोली मारनी पड़ी है। इंडिया गेट के ऊपर बाइकर्स के ऊपर जब एक बहुत बड़ा तैयारी चल रही थी उनको किस तरह रोका जाए, तो एक इंस्पेक्टर साहब इस तरह से घिर चुके थे भीड़ के अंदर, उनको ये लगा कि उनकी मौत आने वाली है। उन्होंने अपने माइंड का यूज करते हुए फायरिंग की। उस फायरिंग के अंदर एक आदमी मारा गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो ये अभी जैसा ईशानी ने कहा है, अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं रहेगा कि क्या उसका रिवॉल्वर चलाना जायज़ था नाजायज़ था। क्या पता उसको ऐसी स्थिति बन चुकी हो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचा हो। तो इसलिए अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि क्या फायरिंग जस्टिफाइड थी या अनजस्टिफाइड थी। हाँ, जो वकीलों ने जिस तरह से लॉकअप के अंदर तोड़कर अंदर घुसे हैं, वो कानून को लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। जो यदि फायरिंग गलत थी तो उसके लिए ऑप्शन है, आप उनको कन्विक्ट कराओ, आजीवन कारावास कराओ, फांसी पर लटका दो, पर एक कानूनी तरीके से ही संभव हो सकता है। हालांकि जिन वकीलों से हमने मुलाकात की, उन वकीलों का यह भी कहना था हमारे कोर्ट प्रेमाइसेस में तो हवालात है और हमारे कोई रोक रहे हैं वहां पर। और ऐसा हमारे साथ भी आता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में कोई मामला सुन रहे हैं और वकील बात कर रहे हैं, उस समय अगर आप उनको बोल दे कि थोड़ा सा धीरे बोलिए, हमें सुनना है, तो सीधे ही कहते हैं हमारे कोर्ट में हमें बता रहे हो, हमें हाउ टू बी है। यही बात मैं कह रही हूँ कि आपको कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, वो एम्बेसी नहीं है इस देश में। जो भी कोर्ट हैं, जो भी न्यायालय हैं, वो सब भारत के कानून के अंतर्गत आते हैं और वो कानून वहां उतना ही लगता है जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में जाके इंदिरा गांधी बैठी थी जब वो प्रधानमंत्री थी। और इस तरह का बिहेव अधिकतर वही वकील करते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, जिनको हमने आज तक किसी केस में अपीयर होते नहीं देखा, बहस करते नहीं देखा। वो बस इस कोर्ट से उस कोर्ट मतरगश्ती करते हैं और शायद सिर्फ टाइम पास के लिए अदालत आते हैं। सर, हिमांशु है, वो बोल रहा है कि जब दो लोग जो अपराध को रोकने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो आम आदमी का विश्वास कानून पे कैसे टिके। जी हाँ हिमांशु, हम इतनी देर से इसी पर बहस कर रहे हैं कि आखिर जब आप खुद ही कानून को हाथ में लेंगे, जिनके परिपालन की जिम्मेदारी आपकी है, जिस पर अमल करने की जिम्मेदारी आपकी, अमल करवाने की जिम्मेदारी है, अगर आप खुद ही वो करेंगे, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। रवीश बोल रहा है कि आप रवीश हाँ, इस मामले में किस तरीके का मोड़ आ सकता है और इसको कैसे खत्म कर सकता है ताकि मामला सुधर
अब इस मामले में तो जितनी जल्दी जांच की रिपोर्ट आ जाए, जितनी जल्दी अदालत में कार्रवाई आगे बढ़े, तभी मामला खत्म हो सकता है, वरना तो चीजें बस ऐसे सुलगती रहेंगी, धीरे धीरे चलती रहेंगी। लेकिन अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो गांठ पड़ी है उस गांठ को कैसे सौम्य किया जाए, और वो बदलते वक्त के साथ लोगों को पता ही ना चले कि हाँ कभी यहाँ गांठ थी भी। ना तो ढीली जरूर पड़ जाए। हाँ, रेहान अनवर बोल रहे हैं, सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए था आपके हिसाब से? रेहान भाई, इसमें सरकार को मेरे ख्याल से बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेना चाहिए था, और उस समय बीच में दखल दे के, बीच में पड़ के मामले का सलटारा निपटारा करना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि सरकार ने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा। मंत्रियों से जब इस बारे में पूछा गया, वो भी कन्नी काट गए, उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। यानी सारी चीजें जुडिशरी पे डाल दी गई। नेपाली में कहते हैं जाने मदेशिया तिमिरो धर्म, तो इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें में भी अपनी रोटी सेकी है। जो केजरीवाल जी हैं वो एक वकीलों के पक्ष के पास में अस्पताल देखने के लिए चले गए, कोई पुलिस को देखने के लिए नहीं आया। कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में लग गए कि इसकी गलती है, उसकी गलती, वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि फरवरी में दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो वो अपने नेता अपनी कमी पूरी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सरकार को इसमें हम ये सोचकर वो वकीलों के पास गई होगी कि लोअर कोर्ट्स उनके जिम्मे है और दिल्ली पुलिस केंद्र के जिम्मे है, तो केंद्र वाले केंद्र पुलिस को संभालें और हम अपनी लोअर जुडिशरी को संभालते हैं। तो हो सकता है ये सोच के गए हों। लगवाल हिमांशु है बोला, इस इंसिडेंट से पुलिस का मोरल डाउन होगा, फैमिली मेंबर्स भी कुछ तो बोलेंगे उनके, क्योंकि उनको भी जान प्यारी है। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस का मोरल तो इस कदर डाउन है कि पहली बार हमने देखा है कि पुलिस वाले वहां सुबकते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए, और उनका कहना था कि हमारे बच्चे जब हम ड्यूटी पर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पापा ड्यूटी पे मत जाओ, वकील मारते हैं। तो उनके आंसू थम नहीं रहे थे। और अब सरकार के साथ साथ उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, तो उम्मीद की जाती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से फास्ट ट्रैक सिस्टम से इस सारे मामले की जांच पूरी हो जाएगी, जल्दी सुनवाई पूरी हो जाएगी और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। अब हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि वो पुलिस के महकमे के दोषी हों या काले कोट और काले गाउन पहनने वाले दोषी हों, लेकिन जो भी दोषी हो वो कानून की नज़र में सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सर नितिन बोल रहे हैं, सर नितिन, आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी चिंगारी को ज्वाला बनने का मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कि ये हमेशा इस तरह की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये हमेशा होता है, और छोटी सी चिंगारी ही बहुत बड़ी लपट बन जाती है, राई का पहाड़ बनता है। तो ये सारी चीज़ें समय रहते अगर इसको संभाल लिया जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया है। बीमारी और शत्रु, इनको जितनी जल्दी कुचल दिया जाए बढ़िया, नहीं तो ये बाद को सिर पे चढ़ जाते हैं। ऑल सॉन्ग्स करके अकाउंट है, ये बोल रहे हैं ऑल सॉन्ग्स जी। सर कोई भी घटना हो जाए हम पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरते हैं, क्या इस मामले में भी पुलिस को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? इस मामले में तो हम सिर्फ उन उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराते हैं जिनके जहन में ना तो कोई खाकी रहती है, ना कोई काला गाउन रहता है, ना कोई जिम्मेदारी रहती है। उनके जहन में सिर्फ ये रहता है कि उपद्रव कैसे बढ़ा सकते हैं, और उनके दिमाग में, उनके जहन को पढ़ने की जरूरत है कि उनको ये बिल्कुल, अगर वो खाकी भी पहनते हैं या काला गाउन पहनते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। अगर एहसास हुआ होता तो शायद वो इस तरह की हरकतें ना करते। सर अंकित जैन बोल रहे हैं, सर वीडियो में पुलिस पर लॉयर अटैक करते हुए दिख रहे थे, क्या ये सही है कि पहले उन्होंने अटैक किया था या पहले पुलिस वालों ने अटैक किया था? इसमें कुछ कंफ्यूजन है। अब ये भी मामला जांच का विषय है। इसमें भी हम ये नहीं कह सकते पहले किसने अटैक किया पहले, लेकिन अटैक किया और उसका प्रतिवाद हुआ, उसके दूसरे उपाय हो सकते थे। लेकिन आपने तुरंत यानी इंस्टेंट हमें फैसला करना है कि तू मेरा गिरेबान पकड़ ले, मैं तेरा गिरेबान पकड़ लूं, फिर रहा क्या? फिर तो जो 10वीं पास है, 10वीं फेल है, वो भी उतना ही बराबर है, और जिसने LLB LLM किया वो भी उतना ही। जब आप एक धरातल पर आ गए तो उसके बाद आपके लिए ये कहने की गुंजाइश नहीं बचती हम पढ़े लिखे हैं और वो जाहिल है। तो आप ज़हीन है और जाहिल है, तो दोनों एक जगह आ गए, इसका मतलब आप दोनों बराबर हैं और कानून की निगाह में बराबर हैं, तो आप दोनों को सजा के हकदार भी हैं। संजय शर्मा है बोल रहे हैं, संजय शर्मा, वाह मेरे हम नाम। वकील किसी भी तरह कल के साकेत वाले घटनाक्रम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, जस्टिफाई तो वकीलों का तो काम ही है कि उल्टा सीधा जो भी काम करो उसको जस्टिफाई करो। राम को मरा को राम कैसे कर सकते हैं, रस्सी को सांप और सांप को रस्सी कैसे बनाया जा सकता है, ये तो उनके पेशे में बताया जा सकता है, ये तो उनका पेशेगत चातुर्य है, वो तो जस्टिफाई करेंगे। लेकिन कानून की निगाह में वकील जरूर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और पुलिस भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो अदालत को कितना संतुष्ट कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। संजय जी, बड़े दुख की बात है,
दोनों संजय बैठे हैं। बड़े दुख की बात है, मैं कई दिन से चैनल पर जा रहा हूं। मैं मानता हूं पुलिस वाले की गलती हो सकती है, पुलिस की नालायकी हो सकती है, पर किसी चैनल पर आकर किसी एडवोकेट ने यह एडमिट नहीं किया कि मेरे साथियों की भी गलती हो सकती थी। केवल ईशानी ने आज हिम्मत करके ये कहा है कि जस्टिफाइड पुलिस वाले भी हो सकते हैं, अनजस्टिफाइड एडवोकेट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम फ्रेटर्निटी से, हम और आप एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, कम से कम सच कहने का मादा तो रखो। क्या बिल्कुल ही एकदम आंखें बंद हो गई हैं? आप एनालिसिस नहीं कर सकते इन वीडियोस को? नहीं, बड़ी दुख की बात है। ये तो हमारे दर्शक हैं और दर्शकों का अपना अपना मिजाज होता है, तो हम बिल्कुल उनको ये नहीं कह सकते कि पॉइंट करके, लेकिन हम उनको सिर्फ ये बता सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और उनका ये कहना है कि ड्यूटी पर अगर कोई भी पुलिस अधिकारी हिंसा का शिकार होता है या घायल होता है इस तरह के मॉब अटैक में, तो उनको उचित मुआवजे के साथ साथ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो अदालत में आएंगी सुनवाई के दौरान, मैंने बातचीत के दौरान आपसे शेयर किया है। सर, एक आखिरी सवाल है, अमित कुमार मिश्रा बोल रहा है, आपको नहीं लगता कि पुलिस के व्यवहार में बदलाव की जरूरत है? ये हमें नहीं, हमें लगने से क्या होगा, ये सारे लोगों को लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई अरसे से मामला अटका हुआ है, सरकार की फाइलों में अटका हुआ है, लॉ कमीशन ने इस मामले में दे दिया है कि पुलिस में रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह जी वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, उसमें कई वर्षों से मामला चल रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पुलिस में रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है और कितना किया जाना चाहिए। यह भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती है कि पुलिस रिफॉर्म्स कितनी जल्दी लागू किए जाएं। अब इस उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स भी जल्दी लागू होगा और यदि रायता फैलाया गया है, इस रायते को भी जल्दी समेटा जाएगा ताकि सारी सड़कें साफ हों, लोग फिसल कर गिरे ना, अपने गंतव्य तक पहुंचे। यानी कुल मिलाकर जो मनों में मनभेद और मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई एक छोटी सी घटना के जरिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये दुरुस्त हो जाएगा। हम एक बार फिर, ये तो अलग बात है कि जहां चार बर्तन होते हैं खड़खड़ाहट जरूर होती है। राजस्थानी में कहावत है, तेरी मेरी बने नहीं और तेरे बिना सरे नहीं। तो यानी अगर नहीं भी बनती है तो फिर भी हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब अदालत की ओर सारी निगाहें, हमारी भी निगाहें उधर ही लगी हैं हाई कोर्ट की ओर कि बुधवार को 3 बजे सुनवाई के दौरान क्या होता है, अदालत ऐसा कौन सा नुस्खा लेकर आती है जिससे कि सारी चीजें पहले की तरह सही हो जाएंगी। आपसे विदा लेते हैं, नमस्ते।